हेलो दोस्तों, मेरे चैनल बी एन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास के अंतर्गत टॉपिक एल्किल हैलाइड इस समय चल रहा है। एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जा रहा है। इस समय हम लोग एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्मों को सीख रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। देखिए, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया है ना, रिएक्शन विथ मेटल से। इसमें मैग्नीशियम से अभिक्रिया। देखिए, कुछ टॉपिक हेडिंग हमने डाल रखी हैं ताकि बहुत कम समय में ही ये लेक्चर आपको मिल जाए, वीडियो तैयार हो जाए। धातुओं से क्रिया में मैग्नीशियम से क्रिया है। मैग्नीशियम से क्रिया, मैग्नीशियम से क्रिया में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड, या ध्यान देना, जब एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ, किसकी उपस्थिति रहेगी भैया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इन्हें गर्म करते हैं, आश्रित करते हैं, तो क्या देते हैं भैया, RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या देते हैं भैया, ध्यान देना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इन्हें भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ आश्रित किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनते हैं भैया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग बहुत ही ज़्यादा है केमिस्ट्री में। एक टॉपिक इसका पूरा अलग से आप लोगों को मिलेगा, जिसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ज़्यादातर अधिकांश सभी जितने भी इसमें जो है कंपाउंड दिए गए हैं, उनके निर्माण की विधियां देखी जाएंगी। कैसे प्राप्त करोगे, ये बहुत पूछा जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 100% रिएक्शन उसमें मिलेगी। या लेकिन एक ध्यान देना, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि लगातार आपको इस प्रकार से केमिस्ट्री के वीडियोज, लेक्चर मिलते रहें। दूसरी है सोडियम से क्रिया। सोडियम से क्रिया, ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, और साथ में एक नेम रिएक्शन भी आ गई। कौन सी, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज अभिक्रिया। सोडियम से क्रिया ऊर्ज रिएक्शन कहलाती है भैया, ध्यान देना। इसमें भी एल्किल हैलाइड को जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ भैया, सोडियम के साथ गर्म किया जाता है। जब 2 मोल एल्किल हैलाइड के लिए जाते हैं, 2 मोल सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, या ध्यान देना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं भैया, एल्केन बनते हैं। 2 मोल सोडियम हैलाइड के बनेंगे, एल्केन बनते हैं। यहाँ पर भैया 2 मोल यहाँ पर किस लिए लिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्किल समूह का प्रयोग हमने कर लिया है। देख रहे हैं यहाँ पर एक एल्किल समूह वाला यौगिक ले रहे हैं, कंपाउंड ले रहे हैं, यहाँ पर 2 वाला बन रहा है। इसका मतलब निश्चित है कि भैया एल्केन तो इससे बनेंगे, इससे भैया एल्केन बनेंगे इस रिएक्शन से, लेकिन मेथेन नहीं, मेथेन इससे नहीं बनेगी। मेथेन को छोड़कर अन्य एल्केन इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। किस अभिक्रिया से, ऊर्ज अभिक्रिया से। यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल लेकर और भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं भैया मेथिल क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं, मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड के 2 मोल, मेथिल क्लोराइड के 2 मोल, तो सोडियम के भी 2 मोल लेंगे, और सोडियम के दोनों मोल इन दोनों मोल के क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, और 2 मोल बना देंगे इनमें Cl और प्लस CH3 और CH3 प्लस CH3 क्या बन गया, एथेन। ये क्या भैया, एथेन। क्या है, एथेन। तो इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं ना, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन बनते हैं। लेकिन इसमें एक कार्बन वाले अर्थात मेथेन
का निर्माण नहीं होता है, मीथेन के निर्माण को छोड़ करके। और भी एक है इसमें कि इसमें टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड, यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी है ना भैया, टर्सरी एल्किल हैलाइड भी अभिक्रिया नहीं देंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड भी अभिक्रिया नहीं देंगे। ध्यान देना भैया, क्या बोला जा रहा है कि जो टर्सरी एल्किल हैलाइड रिएक्शन नहीं करेंगे, अर्थात यह अभिक्रिया नहीं देंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड अभिक्रिया नहीं देंगे, अभिक्रिया नहीं देंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार से धातुओं में जिंक के साथ अभिक्रिया, भैया किसके साथ, जिंक के साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया यही है, लेकिन यदि हम सोडियम के स्थान पर जिंक का प्रयोग करते हैं तो इसी ऊर्ज अभिक्रिया को हम क्या कहने लगेंगे भैया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये क्या बन जाएगी, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, अगर हम जिंक का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी सीधे रिएक्शन ही देख लेते हैं। जैसे भैया मेथिल क्लोराइड के 2 मोल लेते हैं प्लस 1 मोल जिंक का, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी कितनी भैया 2 है, और ईथर की उपस्थिति, तो ये ZnCl2 अलग हो जाएगा भैया, क्या बनेगा ZnCl2, और क्या बचा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 था C2H6, एथेन बन गई, क्या बन गई भैया, एथेन बन गई। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। दोनों में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, ऊर्ज अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बहुत पूछी जाती हैं, ऊर्ज अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया मीन्स क्या भैया, जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है, और जब एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में जिंक के साथ गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। और इन दोनों ही अभिक्रियाओं में क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। इन दोनों ही अभिक्रियाओं में क्या प्राप्त होते हैं भैया, एल्केन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं भैया, अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन देखिए लिखी हुई है क्या, ये लेड और सोडियम की मिश्र धातु है, लेड और सोडियम की मिश्र धातु से क्रिया, ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही होती है। मान लेते हैं भैया यहाँ पर एल्किल हैलाइड का प्रयोग कर रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड और PbNa का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी शुष्क ईथर का प्रयोग किया जाता है, शुष्क ईथर का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या बनेगा भैया, C2H5 का 4 Pb, C2H5 का होल 4 Pb, ये क्या भैया टेट्रा एथिल लेड। ठीक, इसे भैया देखिए क्या कहते हैं, तेल कहते हैं, टेट्रा एथिल लेड में देखिए एथिल के 4 मोल हैं, इसका मतलब इसके 4 मोल यहाँ पर भैया लेने पड़ेंगे, और जब इसके 4 मोल लेने पड़ेंगे तो यहाँ पर सोडियम और ब्रोमीन की भी अभिक्रिया होती है, सोडियम और ब्रोमीन की अभिक्रिया भी होती है भैया, सोडियम और ब्रोमीन, जब ब्रोमीन के 4 मोल यहाँ से निकल रहे हैं तो इसका मतलब 4 मोल यहाँ भी बन रहे होंगे, तो सोडियम भी 4 मोल के लिए, इसे भी इसमें से धातु को भी 4 मोल से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 मोल लेने पड़ेंगे, तो 1 लेड तो यहाँ हो गया, प्लस कितने और भी बच गए, 3 बच गए। बात चल रही थी क्या भैया, जब एथिल ब्रोमाइड को मिश्र धातु के साथ, लेड सोडियम की मिश्र धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो तेल बनता है, टेट्रा एथिल लेड बनता है, टेट्रा एथिल लेड बनता है। नाम नोट कर लेना भैया, टेट्रा एथिल लेड बनता है, टेट्रा एथिल लेड बनता है, टेट्रा एथिल लेड बनता है। और टेट्रा एथिल लेड भैया बहुत महत्वपूर्ण है, इसे क्या कहते हैं, पढ़ा होगा पहले भैया, एंटी नॉक एडिटिव कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं, अपस्फोटिरोधी कहते हैं, अपस्फोटिरोधी कहते हैं। अपस्फोटन को रोकने के लिए, नॉकिंग को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस समय चूँकि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण करता है, पोल्यूशन करता है, फेफड़ों को हानि पहुंचाता है भैया लेड, इसलिए अब इसका प्रयोग
बंद कर दिया गया है, इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, अन्यथा जो है ये एंटी नॉक एडिटिव के रूप में इसका प्रयोग करते थे। तो ये हो गया भैया। ये भी एक देखिए रिएक्शन हो जाएगी कि टेट्राएथिलेट कैसे प्राप्त करेंगे, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया लेड और सोडियम के मिश्र धातु के साथ कराएंगे, तब प्राप्त होता है टेट्राएथिल लेड प्राप्त होता है भैया, टेट्राएथिल लेड प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है भैया। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? अपचयन रिडक्शन, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन। ध्यान देना भैया, RX का रिडक्शन करते हैं भैया नवजात H के साथ रिडक्शन करेंगे, तब भी भैया क्या बनेंगे? एल्केन बन जाएंगे। क्या बनेंगे? एल्केन बनेंगे भैया, एल्केन बन जाएंगे रिडक्शन करने पर। यहाँ पर अपचायक के रूप में ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ईथर के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक अपचायक है। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। इसका अपचयन होता है 2H यहाँ पर भी लिए गए हैं, तो इसका मतलब है 2 नवजात H जोड़ देते हैं। अपचयन है जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के E3 विलेन के साथ इसका अपचयन किया जाता है तो एल्केन बनते हैं भैया। यहाँ पर क्या बनेंगे? एल्केन बनेगा। क्या बनेगा भैया? एल्केन बनेगा। इसके स्थान पर अपचायक के रूप में जो है इस अपचायक के रूप में भैया हम दूसरे अपचायक भी ले सकते हैं, जैसे ZnHCl ले सकते हैं, SnHCl ले सकते हैं भैया, जिंक का एल्कोहलिक विलेन ले सकते हैं, सोडियम का भी एल्कोहलिक विलेन ले सकते हैं भैया, और फास्फोरस और HI का मिश्रण भी ले सकते हैं। ये प्रमुख अपचायक हैं। इनका प्रयोग करने पर एल्किल हैलाइड से एल्केन बन जाते हैं। जहाँ यहाँ पर देखिए भैया, अगर हम एथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग करेंगे तो एथेन बन जाएगी भैया। ध्यान देना, जिस प्रकार से यहाँ पर हम कार्बन जो एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है, कार्बन बढ़ाते रहेंगे, उसी प्रकार से एल्केन उसी के अनुरूप एल्केन बनता रहेगा। ठीक भैया, इसी के एक और रिएक्शन देख लेते हैं। निराकरण अपक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत जो रिएक्शन यहाँ पर भैया पढ़ रहे हैं वो क्या है? देखिए, विहाइड्रोहेलोजनीकरण रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भैया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे नाम से ही देख रहे हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रो H और हेलोजिनेशन लिखा है हेलोजन, इनका निकलना है भैया। इनका क्या है? निकलना। ये कैसे, किस प्रकार से निकलते हैं? जैसे भैया कोई अपक्रिया ले ली जाए, एथिल ब्रोमाइड ही ले लेते हैं, जैसे भैया C2H5Br एथिल ब्रोमाइड और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में तो क्या बनेगी इसमें भैया? एल्कीन बनेगी। जब इस प्रकार से एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहेलोजनीकरण किया जाएगा तो क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। कैसे रिएक्शन देखो भैया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं भैया CH2Vr करके भैया, ये Vr और इसमें H, यही हो गया CH3CH2Br। एथिल ब्रोमाइड हुआ ना भैया, ये KOH AlC मीन्स समझ रहे होंगे, एल्कोहलिक, LC मीन्स क्या है? एल्कोहलिक। तो ये भैया निकल जाएगा, क्या होगा? HBr निकल जाएगा। देखिए क्या लिखा है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी भैया? एथिलीन बन जाएगी, असंतृप्त होकर के एथिलीन बन जाएगी। यहाँ पर भी वास्तव में जो प्रोडक्ट बनेगा -HBr तो निकला है, लेकिन ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और जब रिएक्ट करेगा इसके साथ तो ये KBr बना देगा और प्लस H2O बना देगा। तो अंत में जब मैकेनिज्म इसकी पढ़ेंगे
तो नेट रिएक्शन में लास्ट में H2O और KBr ही बनाते हैं, निकालते हैं, है ना। इस पूरी रिएक्शन को सीधे ऐसे लिख भी सकते थे, देखिए C2H5Br प्लस KOH एल्कोहलिक, KOH एल्कोहलिक लेके भैया, एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं ना, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बन जाएगा, प्लस KBr बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा एथिलीन, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ तो सीधे रिएक्शन हमने लिख दी है, और लिख क्या सीधे लिख भी सकते हैं, लिखेंगे भी, ये तो मैकेनिज्म के अंतर्गत हम बताए हैं, अन्यथा सीधे निराकरण अभिक्रिया के अंतर्गत पूछा जाता है बी हाइड्रो हेलोजनीकरण, तो उसके लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म जो पढ़ रहे हैं ये तो पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके होंगे। तो इस प्रकार से ये प्रमुख केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एल्किल हैलाइड की। यहाँ पर एक रूल अभी और छूट रहा है, यह क्लास लंबी हो रही है, लेकिन इसी को हम और आगे बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जब भी हाइड्रो हेलोजनीकरण होता है तो जो ब्रोमीन ये भैया हेलोजन परमाणु निकलता है, तो ये जो H परमाणु निकलता है वो कहाँ से निकलता है। इस एक रूल को पढ़ा होगा भैया, पढ़ा होगा सेटजेफ रूल, सेटजेफ नियम भैया, कौन सा रूल, सेटजेफ रूल पढ़ा होगा। सेटजेफ रूल का मतलब जब भी हाइड्रो हेलोजनीकरण होता है तो जिस कार्बन से ब्रोमीन निकलती है, हेलोजन निकलता है, उसी के निकटवर्ती कार्बन से H निकलेगा, लेकिन कहाँ से निकलेगा, जहाँ पर H पहले से ही कम होंगे, जहाँ से पहले H कम होंगे। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देख ही लेते हैं, समय कुछ लंबा लग रहा है भैया, लेकिन थोड़ा सा एक बहुत जल्दबाजी में एक देख लेते हैं। इससे लिखा है CH3 CH2 CH CH3 Br लिख लिया गया है ना भैया, ध्यान देना। 2 ब्रोमो ब्यूटेन दिया हुआ है ना, 2 ब्रोमो, तो इसमें अगर हम यही क्रिया भैया कराते हैं कौन सी, KOH ALC की उपस्थिति में, तो ध्यान दीजिए अभी हमने क्या कहा, सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु निकलेगा, मुक्त होगा, उसके निकटवर्ती कार्बन से ही H निकलेगा, लेकिन कहाँ से, यहाँ पर भी H हैं, यहाँ पर भी H हैं, यहाँ पर 2 H हैं, यहाँ पर 3 H हैं, तो H कहाँ से निकलेगा, H निकलेगा वहाँ, इससे नहीं निकलेगा, इसमें से निकलेगा जहाँ पर H कम है, जहाँ पर H कम है इसमें से एक H निकलेगा और Br निकलेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा भैया वो क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ से H निकला भैया, डबल बॉन्ड CH3, यहाँ से नहीं निकलेगा। ये सेटजेफ रूल है, बहुत ध्यान समझना। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु मुक्त होता है, निकलता है, उस निकटवर्ती कार्बन से H मुक्त होगा जिस पर H की संख्या कम है, H परमाणु संख्या कम है ना, तो यहाँ कम, इसलिए यहाँ से निकल करके ये दूसरी भी एल्कीन बन सकती है भैया, यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन 80% प्रोडक्ट यही बनेगा, है ना, ये ब्यूटेन 2 ही बनेगा, भैया, ब्यूटेन 2 बनेगा, है ना भैया, ब्यूटेन ही बनेगा 80%, 20% जो है ब्यूटेन 1 भी बन सकता है, बन जाएगा, है ना। लेकिन जहाँ पर ये रूल फॉलो ना करे, ब्यूटेन 1 ज़्यादा बनने लगे, समझ लीजिए वहाँ पर सेटजेफ नियम के विपरीत कार्य करता है और वहाँ पर हाफ मैन नियम लग जाता है, लेकिन कहाँ, जब आवेशित अभिकर्मक उपस्थित होता है तब वहाँ पर ये रूल चेंज हो जाता है, सेटजेफ नियम रूल चेंज हो जाता है भैया। बस केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग समाप्त हो चुकी हैं एल्किल हैलाइड की। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हेलोएरीन शुरू हो सकती है। लगातार BN क्लास से जुड़े रहें भैया, लगातार BN क्लास से जुड़े रहें, बने रहें। लेकिन एक बार फिर जो है रिक्वेस्ट है कि लाइक अवश्य करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें भैया। धन्यवाद।